दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं एक सवाल लेकर। और आज का हमारा सवाल है, नक्सलवाद खत्म और सियासत शुरू। जी हाँ, ये स्थिति बन गई है क्या? ये बड़ा सवाल है कि देश में नक्सलवाद खत्म करने होने की घोषणा लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च यानी सोमवार के दिन कर दी। और उसके साथ ही एक नए चैप्टर की शुरुआत हो गई। जिस तरह से उनका भाषण था कि अब इस पर नई सियासत देश में शुरू हो रही है। अमित शाह का अगर आप पूरा भाषण देखें 30 मार्च का लोकसभा में जो उन्होंने दिया, उन्होंने नक्सलवाद लगभग खत्म होने की घोषणा तो कर दी और पूरे आंकड़े भी गिनाए, कितने नक्सली मारे गए, कितने गिरफ्तार हुए, कितने ने सरेंडर किया। ये सारे आंकड़े उन्हें बखूबी गिनाए और उस पूरे प्रोसेस को भी बताया, जैसे जिस तरह से नक्सलवाद देश में खत्म हुआ या खत्म होने के कगार पर पहुंच गया, खासतौर से बस्तर में। लेकिन अपने इस पूरे भाषण के दौरान, बहुत अच्छा भाषण था उनका, वाकई में तथ्यों से भरपूर, लेकिन इसमें सियासत भी खूब नजर आई। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाए कांग्रेस पर नक्सलवाद को संरक्षण देने के। स्पष्ट उन्होंने बोलकर कहा कि मैं जिम्मेदारी से लोकसभा में, देश के सदन में ये कह रहा हूं कि कांग्रेस नक्सलियों का समर्थन करती रही। सबसे पहला आरोप तो उन्होंने ये लगाया कि छत्तीसगढ़ में अगर नक्सलवाद थोड़ा लेट खत्म हुआ है, बस्तर में थोड़ा लेट खत्म हुआ, तो उसकी वजह कांग्रेस थी, क्योंकि वहां 2018 से 2023 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जबकि उड़ीसा और झारखंड में नक्सलवाद समाप्ति की घोषणा 2024 में ही हो गई थी, यहाँ 26 में हुई और केंद्र सरकार इसमें लगातार लगी हुई थी। तो पहला उनका आरोप ये था कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नक्सलवाद का समर्थन किया, इसलिए वहां पर थोड़ी सी देर हुई नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने में। दूसरा आरोप उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा सीधा लगाया कि राहुल गांधी नक्सलियों का समर्थन करते रहे हैं और उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कई लोग ऐसे शामिल हुए जो नक्सलियों के प्रति सॉफ्ट माने जाते हैं, नक्सली सिंपेथाइजर माने जाते हैं। कई लोग ऐसे शामिल हुए, उन्होंने कईयों के नाम भी लिए। दूसरा आरोप यह था। और जब इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ा नक्सली कमांडर हिड़मा मारा गया, तो दिल्ली में उसके पक्ष में नारे लगे। तो उस वीडियो को ट्वीट किया राहुल गांधी ने, ऐसा आरोप है अमित शाह का। तो ये उन्होंने कहा कि इसका भी उन्होंने समर्थन किया। तो ये तीन चार चीजें उन्होंने बड़े आरोप लगाए। और सबसे बड़ा आरोप ये था कि सलवा जुलूम 2005 में जब सलवा जुलूम शुरू हुआ, तो उसमें काफी हिंसा भी हुई, एक तरह का सामाजिक आंदोलन था। उन नक्सली के जो पक्ष में नहीं थे, बस्तर के आम आदिवासी, उनको इकट्ठा करके उनको एसपीओ की पदवी दी गई और नक्सलवाद के खिलाफ खड़ा किया गया। लेकिन 2011 में उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, नंदिनी सुंदर की एक याचिका पर, जो कि दिल्ली में प्रोफेसर हैं, उनकी याचिका पर। और एसपीओ से हथियार वापस ले लिए गए और उनसे हथियार वापस लेने के बाद वो टारगेट में आ गए नक्सलियों के, और बहुत से एसपीओ मारे गए। तो अमित शाह का ये भी आरोप था कि जिस जज ने ये फैसला सुनाया था, नक्सलियों जो असंवैधानिक घोषित किया गया था सलवा जुलूम को और हथियार वापस करने के आदेश दिए गए थे कोर्ट ने, उस जज को उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाया कांग्रेस ने। तो ये चार पांच बड़े आरोप लगाए, जो और ये साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस हमेशा नक्सलियों के साथ रही है और उसको बस्तर के उन आदिवासियों से कोई मतलब नहीं था जिन्होंने नक्सलियों की हिंसा में काफी पीड़ा झेली, जो विकलांग हो गए या जिनके परिजन खत्म हो गए, या जो विधवा हो गई महिलाएं, या जो बच्चे यतीम हो गए, स्कूल तोड़े गए, सड़क तोड़े गए और बस्तर विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गया। उसके प्रति कांग्रेस ने कभी सिंपैथी नहीं दिखाई, ये उन्होंने साबित किया। तो उनके पूरे लंबे भाषण में आप देखेंगे कि कांग्रेस को जमकर घेरा उन्होंने और ये साबित करने की कोशिश की कि नक्सलवाद की सिंपैथाइजर कांग्रेस है, और राहुल गांधी को भी उन्होंने इस लपेटे में लिया। तो ये तो बात हो गई कि अमित शाह ने और उन्होंने ये भी घोषणा कर दिया आखिरी में भाषण में कि कांग्रेस को चुनाव में इसका जवाब देना होगा, मतलब आने वाले चुनाव में इसको बड़े जोर शोर से बीजेपी मुद्दा बनाएगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत टाइम लाइन में एक नक्सलवाद को खत्म किया गया, जिस तरह से घोषणा करके खत्म किया गया 2024 अक्टूबर या सितंबर में इसकी घोषणा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर की थी और 31 मार्च को डेडलाइन घोषित की थी 2026 में। और उस डेडलाइन पर ये कहा जा सकता है कि ग्राउंड पे नक्सलवाद को खत्म किया गया है, बकायदा डेट देकर, वादा करके। तो ये बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी सरकार का और कांग्रेस को इसमें उन्होंने घेरा है। तो ये मुद्दा बड़ा होगा आने वाले से चुनाव में निश्चित रूप से, चाहे प्रदेश के चुनाव हो, नक्सल प्रभावित प्रदेशों के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव। तो ये मामला तो है कि एक एस्टेब्लिश हो गया है मुद्दा।
अब देखिए, अगर कल के भाषण से अलग हटके हम देखें छत्तीसगढ़ की राजनीति या देश की राजनीति को नक्सलवाद से कनेक्ट होकर, कि बस्तर को अगर हम फोकस करके देखें तो बस्तर में एक सियासत हमेशा रही नक्सलियों को लेकर, पूरे समय 2000 से लेकर 2026 में जब हम बात कर रहे हैं, अगर हम पूरा इस टाइमलाइन को देखें और बारीकी से देखें तो वहां निश्चित रूप से एक सियासत तो रही है। अब वो किस तरह की रही है उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, गहराई से इन डेप्थ में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि देखिए हमेशा ये ऐसा नहीं है कि चुनाव हुए वहां बकायदा बस्तर में इन पूरे 20 सालों में 25 सालों में खूब चुनाव हुए, लोकसभा के, विधानसभा के, पंचायत के और नगर परिषदों के चुनाव, या कह लें नगरीय निकाय के चुनाव। चुनावों में नक्सलियों ने वहां कभी भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं किया कि वोट ही ना हो यार, और मतदान प्रतिशत भी वहां गिरा नहीं। चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, जब पीक में वहां पर नक्सलवाद था, और 2019 और 18 के चुनाव में तो वहां 70%, 75% तक वोटिंग हुई है, पिछले चुनाव में भी हुई। तो ये जो नक्सली संविधान का विरोध करते रहे, पूरी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, वो चुनाव का विरोध क्यों नहीं करते थे, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो? ये बड़ा सवाल हमेशा से खड़ा होता रहा। क्या बीजेपी और कांग्रेस से उनका कोई साठगांठ थी, इसलिए वो चुनावों में डिस्टर्ब नहीं करते थे? क्योंकि इस राज्य व्यवस्था के तो वो खिलाफ थे, तो उनको चुनाव नहीं होने देना। लेकिन ऐसा इतने बड़े पैमाने, धमकियों के अलावा कुछ नहीं हुआ। कभी इक्का दुक्का गोलियां चली मतदान पार्टियों पे, मतदान पार्टियां काफी इंटीरियर में गई जहां कोई सुरक्षा व्यवस्था वैसी नहीं थी और नक्सलियों के गढ़ थे, वहां भी चुनाव कराए जाके मतदान दलों ने। तो ये क्यों नहीं, नक्सलियों ने, ये हमेशा सवाल उठता रहा कि नक्सली आखिर जिस व्यवस्था के खिलाफ है, उस व्यवस्था की महत्वपूर्ण जो हथियार है लोकतंत्र का चुनाव, उसको कैसे संपन्न होने देते हैं? तो ये सवाल हमेशा उठते रहे। कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी भी कांग्रेस पर साठगांठ के आरोप लगाती रही। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर नेता मारे गए हों। वहां एक भीमा मंडावी को छोड़ दें, 2019 में जो बारूदी सुरंग में मारे गए थे विधायक दंतेवाड़ा के, उसके अलावा कोई जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं मारा गया कि सिर्फ वो नेता है या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है इसलिए मार दिया गया हो। स्थानीय कुछ समीकरणों के हिसाब के कारण जरूर मारे गए हैं। तो अब सवाल यहाँ पे आपके दिमाग में कौन रहा होगा, फिर जीरम कांड क्या था, जो जिसपे कांग्रेस के पूरे काफिले को, एक लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, 30 लोग मारे गए 25 मई 2013 को। फिर उसको कैसे देखेंगे? वो भी सीधा सियासत से जुड़ा है। आप कहते हैं कि अगर नहीं हमले नक्सली लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे, तो जीरम में फिर क्या हुआ? देखिए, जीरम को लेकर अभी भी कई सवाल है और कोई भी जांच मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही है। और बहुत सारे सवाल है कि वो हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक सीधा सीधा वजह उसमें ये नजर आती है, जब 25 मई 2013 को सुकमा से कांग्रेस का काफिला लौट रहा था और उसमें काफी बड़े बड़े नेता थे, पूरी लीडरशिप थी। नंद कुमार पटेल थे, महेंद्र कर्मा थे, विद्याचरण शुक्ल जैसे लीडर, बड़े लीडर, देश के बड़े लीडर थे, अजीत जोगी को छोड़कर, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। वो थे उस रैली में शामिल सुकमा में, लेकिन इस काफिले में वापस नहीं लौट रहे, तो उस पर काफी सवाल उठे। कांग्रेस की अंदरूनी भी राजनीति इसमें खूब चली। पहला तो ये कहा जाता है कि महेंद्र कर्मा उनके टारगेट में थे, क्योंकि सलवा जुडूम से ही टारगेट में थे। सलवा जुडूम जो आंदोलन उन्होंने चलाया, उसको लेकर नक्सलियों के टारगेट नंबर 1 में वो हमेशा रहे, और उस जीरम हमले में वो मारे गए और बुरी तरह से मारे गए। नक्सलियों के प्राइम टारगेट वो थे और नक्सलियों ने वो एक सफलता पाई उनके हिसाब से। महेंद्र कर्मा को मारकर 2013 में उन्होंने उसको बड़ी उपलब्धि माना, और जिस तरह से विभत्स हत्या हुई उनकी उस जीरम दरभा घाटी में, वो काफी एक बड़ा एक गुजरा हुआ चैप्टर है वो। तो लेकिन इसमें सियासत क्या है? अब ठीक है, महेंद्र कर्मा को मारा क्योंकि वो टारगेट पे थे। फिर नंद कुमार पटेल को क्यों मारा हुआ? ऐसा भी नहीं क्रॉस फायरिंग में मारे गए नंद कुमार पटेल, वर्तमान उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके बेटे मारे गए, उमेश पटेल। फिर विद्याचरण शुक्ल, हालांकि वो भी घायल हुए और फिर बाद में उनकी मौत हुई, लेकिन उनका निधन हुआ। लेकिन वो उनका कह सकते हैं कि उनको गोली लगी थी, वो गाड़ी में थे उस समय। लेकिन इन नंद कुमार पटेल को अलग से ले जाकर एक पहाड़ी पर आराम से बिठाकर बातचीत करके फिर मारा गया उमेश पटेल। वो कहीं पे ऐसा कहते हैं कि उस समय सैटेलाइट फोन से कनेक्ट थे नक्सली और कहीं से उनको निर्देश मिल रहे थे। तो ये राजनीति खूब चली, खासतौर से नंद कुमार पटेल बड़े उभरते हुए नेता थे उससे। तो इसको कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से भी जोड़ा गया। और कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही बीजेपी पर कि बीजेपी इसकी जांच नहीं कराती है। हालांकि 5 साल कांग्रेस भी रही, तब भी कोई नतीजा निकला नहीं। तो एक ये दरभा की राजनीति अलग चलती। तो इस तरह से नक्सली हमेशा
इन्वॉल्व रहे हैं राजनीति में, ऐसा कह सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात जो मैं सवाल कह रहा हूं कि नक्सलियों ने कभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उस स्तर पर विरोध क्यों नहीं किया या डिस्टर्बेंस नहीं क्यों नहीं किया कि चुनाव हो ही ना पाए, और मतदान प्रतिशत भी नहीं कम हुआ कि लोगों को भी उन्होंने रोका नहीं। तो ठीक है, सुरक्षा बल लगा लीजिए आप, लेकिन लोग नहीं आएंगे डर के मारे, क्योंकि सुरक्षा बल हमेशा तो तैनात रहेंगे नहीं वहां। लोग भी आते थे, मतलब नक्सलियों की कोई तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये बड़ा सवाल, इसमें पैसे का भी खेल है, क्योंकि नक्सलियों की आर्थिक तंत्र था जो है, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था, उसमें कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां या किसी से चंदे या लेवी की बात भी होती है। तो वो भी एक वजह हो सकती है कि नक्सलियों को पैसे की जरूरत थी और चुनाव में कहीं ना कहीं से वो इसका उपयोग करते हो। तो इस तरह से इन्वॉल्व रही वहां राजनीति नक्सलियों को लेकर। और अब ये पूरा मुद्दा जो है कांग्रेस पर आकर टिकता है। जिस तरह से अमित शाह ने बड़े पुख्ता, और उन्होंने लोकसभा में स्पष्ट घोषणा की, कांग्रेसी सांसदों ने जब उनको टोका तो कि मैं भूपेश बघेल का नाम लूं क्या, तो ये भूपेश बघेल भी उसमें आ गए। 5 साल उनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने वहां पर सरकार चलाई। तो इसमें अभी काफी सारे सवाल हैं। तो जमीन पर तो नक्सलवाद खत्म हो गया है, लेकिन सियासत में ये खूब इसकी राजनीति होगी और कई बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं, चाहे वो झीरम मामला हो, दरभा घाटी का हत्याकांड हो कांग्रेस का, चाहे नेताओं की अंदरूनी साठगांठ हो नक्सलियों से। तो इस पर काफी सारे सवाल उठेंगे आने वाले दिनों में, देखिएगा आने वाले कुछ ही दिनों में इस पर खूब राजनीति होगी। लेकिन अच्छी बात है, हथियारबंद नक्सली लगभग नक्सल वहां खत्म हुआ है बस्तर में, लेकिन राजनीति तो इस पर होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।